स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। क्लास तो केमिस्ट्री की है, लेकिन आज मेरे बोर्ड पे लिखा है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज थोड़ा सा बायो पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, एज द नेम इंडिकेट्स, जिस जगह पे बायो वर्ड आ गया मीन्स लिविंग सिस्टम, राइट। आई विल राइट लिविंग थिंग्स, क्योंकि इसके अंदर एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए, एवरीथिंग, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग, एवरी लिविंग बींग। तो बायोमॉलिक्यूल्स, मुझे बात करनी है उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को ये समझकर चलेंगे दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योरसेल्फ, वो मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो उन सब्जियों में है जो आप खाते हो, फ्रूट्स में है जो आप खाते हो, मिल्क में है आप उसको पीते हो, राइट। सराउंडिंग में प्लांट्स हैं, कितने सारे और तरह के बर्ड्स आप देखते हो, आपने कोई पेट रखा है। तो जितना भी लिविंग सिस्टम दैट सराउंड्स यू, दैट इज हैविंग बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत छोटी सी बात है। अब देखो, लाइफ जब स्टार्ट होती है, there are two partners, right? Male and female. Now either they may be plants, they may be insects, they may be animals, they may be human beings. नेचर के अंदर लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो उसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, मेल पार्टनर से जो सेल आता है दैट इज कॉल्ड स्पर्म, और फीमेल से जो सेल आता है दैट इज कॉल्ड एग। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 23 पेयर्स। 23 पेयर्स का मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स, राइट। क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर हमारे जीन्स रहते हैं, पहनने वाली जीन्स नहीं, हमारे जीन्स जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे फिनोटाइपिक रेशो को डिसाइड करते हैं, है ना। अब फिनोटाइप का मतलब, अब जैसे ये मेरा थंब है, राइट, ये बड़ा ज्यादा पीछे को नहीं जा रहा है ना, दिस इज नॉन हिच हाइकर। कुछ लोगों के थंब बहुत पीछे तक चले जाते हैं। अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, अपना अपना थंब चेक कीजिए। कईयों का तो बिल्कुल ऐसे पीछे तक ऐसे करके दिखाई देता है, ठीक है। तो दैट इज हिच हाइकर। बहुत से जो बॉयज हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप जरा अपने बालों का स्टाइल चेक कीजिए। कुछ बच्चों का हेयर स्टाइल ऐसे होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, कुछ का वर्ल राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। आंखों का रंग, किसी का भूरा है, किसी का नीला है। अब हर कोई ऐश्वर्या राय तो हो नहीं सकता, किसी का ग्रीन भी होगा, राइट। तो आंखों का रंग दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय जीन्स। जीन्स कंट्रोल करते हैं। आपकी एज दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन्स। और वो जीन्स कहां रहते हैं, उन जीन्स का घर कहां पे है, दैट इज क्रोमोसोम्स। आपने अपनी 10th की बुक में देखा होगा, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर होता है सेंटर में, और ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम ऐसे। और ये पेयर्स की बात कर रही हूं मैं, 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम। ये अगर कट जाता है तो 23 अलग हो गए, 23 अलग हो गए। जब ये अलग हुए इट इज कॉल्ड एन, और ये क्या है 2n। इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड, और सिंगल एन जो है दैट इज कॉल्ड हैप्लॉयड। क्लियर। अब देखिए, दोनों के पास, मेल और फीमेल मींस फादर एंड मदर, दोनों के पास देयर आर हैविंग 23 पेयर्स। 23 पेयर्स मींस इट इज हैविंग 2n नंबर, इट इज हैविंग 2n नंबर। लेकिन जब गमीट्स बनते हैं, इस सेल के अंदर आएगा n नंबर, इस सेल के अंदर आएगा n नंबर, राइट। और स्पर्म इट इज हैविंग अ टेल, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी। एंड एग इट इज हैविंग, जैसे आप लोगों ने आप लोग एग खाते भी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। देखो, एग हर
एनिमल, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स, एग शेड तो होता ही होता है। आपने और कोई नहीं देखा, आपने मुर्गी का एग तो देखा है, बाहर शेल है, प्रोटीनिक पार्ट है जो व्हाइट पोर्शन है, अंदर उसके फैट रहता है, ठीक है। वो मटेरियल है, जब चिक डेवलप करेगा तो वो उसको यूज करेगा, ठीक है। एग, उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन रहता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स का एग इतना स्मॉल होता है दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी विद नेकेड आइज। आप उसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, सो स्मॉल इन साइज। तो एन नंबर, ये एग फीमेल से और स्पर्म मेल से, दोनों का जब फ्यूजन हुआ, ये एन, फ्यूजन के बाद इट इज अ न्यू सेल, फर्टिलाइजेशन हुई, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये हो गया अगेन 2n। अब देखो n नंबर मतलब 23 क्रोमोसोम्स फादर से आए और 23 क्रोमोसोम मदर से आए, ठीक। इसीलिए जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, सन और डॉटर, उसके अंदर 50% कैरेक्टर उसके फादर के हैं, 50% कैरेक्टर उसकी मदर के हैं, राइट। इसके बारे में हम और डिटेल लेंगे जब हम डीएनए की बात करेंगे। तो यहां मैं सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब ये कंप्लीट एक सेल बन गया। ये सेल 1 से 2 बनेंगे, माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जैसे ही 32 सेल स्टेज आएगी, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा, देन ग्रोथ विल स्टार्ट। मेरा कहने का मतलब लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो जो भी एनिमल सेल है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कौन? सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब एनिमल सेल की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद आएंगी। इसके अंदर होती हैं गोल्जी बॉडीज, इसके अंदर होते हैं लाइसोसोम्स, इनके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, ईआर, ये 2 तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ। इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे राइबोसोम्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम्स लग जाते हैं इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं लगते हैं तो इट इज स्मूथ। इसके अलावा और बहुत सी हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर। वी आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन इट इज नॉट जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली जो भी इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है वो आपकी पूरी बॉडी के एक एक सेल में ब्रेक डाउन करता है। हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस, सिर्फ उसी के अंदर वो ग्लूकोज बर्न करेगा और आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। तो इस तरीके से अब ये तो हो गई इसकी ऑर्गेनेलीज। ये किससे बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ग्लूकोज आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, आप जानते हो इनको, डीएनए, आरएनए, डिटेल में बात करूंगी इन सब के बारे में मैं। अब ये मेरे पास वो मॉलिक्यूल्स आ गए जो इस एक सेल के अंदर हैं, और यही सेल आपकी पूरी बॉडी को बनाता है। इट मींस ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स आपकी बॉडी में है, हर सेल में है, आपकी बॉडी के हर पार्ट में है। लिपिड्स की कॉम्पोजिशन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। न्यूक्लिक एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो आप देखो, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर मेनली क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये तो मैंने वो चीजें ली जो सिर्फ इनके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स के अंदर तो मेटल्स भी आती हैं। तो बेसिकली अगर मैं इनको भी लेके चलूं
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्या इनमें लाइफ होती है? नो, दीज आर ओनली एलिमेंट्स, इनमें लाइफ नहीं होती, दीज आर लाइफलेस, बट दीज आर लाइफलेस बट बेसिस ऑफ लाइफ। इनमें खुद में लाइफ नहीं होती, लेकिन हमारी लाइफ को ये सस्टेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। इन्हीं के बेस के ऊपर हमारी बॉडी टिकी हुई है। बॉडी के अंदर है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन्स में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, राइट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स दे फॉर्म बेसिस ऑफ लाइफ। तो अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स को सिंपल डिफाइन करने की कोशिश करूं तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स, दीज आर नॉट सो सिंपल जैसा नाम लिखने में लगता है, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। इनमें अपनी लाइफ नहीं होती, दे डोंट हैव देयर लाइफ, विच बिल्ड अप लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। They are necessary for all these functions and they form the basis of life. तो ये थे बायोमोलिक्यूल्स। मैंने यहां नाम भी लिख दिए। हम किन किन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं? वी विल टॉक अबाउट, मैं इसको एग्जाम्पल में ले लेती हूं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जिनको आप फैट्स बोल देते हो, ठीक है, लिपिड्स हैं, देन विटामिन्स हैं, देन न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, these are organic compounds of carbon, hydrogen and oxygen which are primarily produced by plants. कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। और कौन सा प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये आप बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन सभी लिखते हो, C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस कीजिए इसको, ये बन गया। अब ये क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। मैं इसको जर्नल उसमें ले जाती हूं। अगर मैं 666 इसको मैंने X पुट कर दिया, तो X कार्बन डाइऑक्साइड जब X वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करती हैं, तो ये देखो यहां पे भी 2 का मल्टीपल है, तो CXH2OX प्लस XO2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहां पे X की वैल्यू कितनी आ गई? 6, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के साथ लगे हैं। जितने इसके साथ कार्बन होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हैं। तो इन अर्लियर डेज दे वर डिफाइंड एज दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो पहले शुरू में ऐसे ही इसको बोला जाता था दैट दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ऐसे ही लग रहा है ना कि ये कार्बन का हाइड्रेट है, ठीक। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ मोर टेक्निक्स, जब इनके साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की गई, अगर ये ऐसे प्रेजेंट है जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O, तो आप इसको जब हीट करते हो कॉपर सल्फेट को, तो आपके पास बनता है कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। ये हो जाता है एनहाइड्रस। तो ये भी ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर मैं C6 और ये बन गया H2O6 टाइम्स, मैं इसको अगर हीट कर रही हूं तो मेरे पास आना चाहिए 6 कार्बन एंड 6 H2O बाहर जाने चाहिए। लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती। इट मींस ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म एज वाटर, ठीक है। सो मैनी टेस्ट्स explained that
all hydrogen and oxygen are not present as H2O. They are not present at water. Means they are not hydrates of carbon. फिर जितने भी टेस्ट हुए उनमें से ये चीज निकल के सामने आई कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है. आइदर दे आर हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप और दे आर हैविंग कीटोनिक ग्रुप along with a number of OH groups. मीन्स ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसमें से कुछ एक या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन, दोनों में से एक होगा. दोनों इकट्ठे किसी भी मॉलिक्यूल में नहीं होंगे और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हैं. तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई. ठीक है. सो नाउअडेज कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या तो ऐसे होंगे और कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो हाइड्रोलिसिस के बाद ऐसे कंपाउंड देंगे विच गिव such compounds which give such compounds on hydrolysis. तो this is the definition of carbohydrates. एग्जाम में आए तो आपको यही लिखना है. ठीक है. अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. ओके. तो इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ब्रॉडली हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो टाइप्स में बांटते हैं. ये दो तरह के हैं, बेसिकली दो तरह के हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स. शुगर किसको बोलते हो? चीनी, जो आप चाय में डालते हो, दूध में डालते हो. ठीक है. मीठी होती है, क्रिस्टलाइन होती है, उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है. यही शुगर्स की डेफिनेशन है. दे आर क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट एंड सोलुबल इन वाटर. उन सभी को आप शुगर्स बोलोगे जो मीठे हैं और पानी में घुल जाते हैं. ग्लूकोज ये भी शुगर्स में आता है. सुक्रोज जिसको आप लोग शुगर बोल देते हो दैट इज सुक्रोज और बेसिकली इट इज केन शुगर. सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर, वो शुगर जो शुगर केन से आती है. देन फ्रक्टोज फ्रूट शुगर. जितने भी फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, जो भी मीठे वाले फ्रूट्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज तो होता है बट ग्लूकोज से ज्यादा फ्रक्टोज होता है. फ्रक्टोज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रूट. तो अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करो, सुक्रोज की बात करो, तो फ्रक्टोज की मिठास जो है, स्वीटनेस जो है, वो इन दोनों से ज्यादा है. फ्रक्टोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज एंड सुक्रोज. और नॉन शुगर्स इसका बिल्कुल उल्टा. ये क्रिस्टलाइन है तो दे आर एमोफस, ये स्वीट है तो दे आर टेस्टलेस और इनसॉल्युबल इन वाटर. स्टार्च, सेलुलोज, वुड लकड़ी. लकड़ी खाने में कैसी होती है? टेस्टलेस. पानी में घुलती है क्या? नहीं घुलती है. तो सेलुलोज इज द बेस्ट एग्जांपल. कॉटन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेलुलोज, राइट. तो ये थी ब्रॉड इसकी क्लासिफिकेशन, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स. वेल, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस. नाउअडेज हम कार्बोहाइड्रेट्स को और भी ज्यादा स्पेसिफिकली क्लासिफाई करते हैं. कैसे? दे मे बी डिफरेंशिएटेड एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. मोनो का मतलब होता है वन. तो दीज आर द सिंपलेस्ट carbohydrates which can be hydrolyzed into simpler molecules and they represent single unit. एक यूनिट होगी, इससे छोटा आप इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते.
ठीक है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड्स टोटल 20 और इनके अंदर दे कैन हैव अप टू ओनली 6 कार्बन एटम्स, 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स इनमें नहीं होंगी। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CN, वही जो कार्बोहाइड्रेट्स का है, और N की वैल्यू 3 to 6। अब देखो जिसमें 3 है C3H6O3 ग्लिसरल्डिहाइड, फिर मैंने 5 का एग्जांपल लिखा है राइबोज C5H10O5 एंड देन ग्लूकोज C6H12O6। तो दीज आर मोनोसेकेराइड्स। ओलिगो के अंदर आता है 2 to 10 यूनिट्स। जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिल सकती हैं। अगर 2 मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है। सेकेराइड जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स शुगर, ठीक है। सेकेरिन से बना है ये, विच मीन्स शुगर। तो यहां पे सेकेराइड का मतलब मोनोसेकेराइड, मोनोशुगर, ओलिगोसेकेराइड मीन्स 2 to 10 यूनिट्स, राइट। पॉली मतलब बहुत सारे, तो 2 होंगे तो डाइसेकेराइड। एग्जांपल देखिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, जो मिल्क के अंदर शुगर रहती है, नेचुरल शुगर, दैट इज लैक्टोज। अगर 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्वाइट ऑब्वियस, ट्राइसेकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। तो 3 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज के अंदर 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगी, आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं। 6 3 18। देन अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो इट विल बी नोन एज टेट्रासेकेराइड। तो टेट्रासेकेराइड का मेरे पास एग्जांपल है स्टेक्यूज, 6 4 24। तो ये इसका फॉर्मूला रहा। अब इनमें आपके देखो कितने सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, राइट। टेट्रासेकेराइड का एग्जांपल बताइए, स्टेक्यूज, राइट। ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल रेफिनोज। देन कमिंग टू पॉलीसेकेराइड्स, now these are the polymeric carbohydrates and they give large number of monosaccharide units on hydrolysis. example starch है, cellulose है, glycogen है। glycogen हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहता है, राइट। जब हम खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग पे होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करके बॉडी को सप्लाई कर देता है। तो इसका जर्नल फॉर्मूला दैट इज पॉलीसेकेराइड्स का C6H10O5। अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की। पहले ब्रॉडली देखते हैं मोनोसेकेराइड्स कितनी तरह के हैं। तो बेसिकली आप इनको 2 टाइप्स में बांट सकते हो, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। एल्डोजेस का मतलब एल्डिहाइड, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, मींस दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। और कीटोजेस, इनके अंदर होता है कीटोनिक ग्रुप, मींस दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, राइट। अब एल्डोजेस दे कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, और आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एक एंड पे होता है, मींस दिस ग्रुप विल बी ऑलवेज एट C1। तो ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं। ये कार्बन नंबर 1, तो आंखें बंद करके आप यहां पे एल्डिहाइड का ग्रुप लगा दीजिए, क्योंकि ये चारों एग्जांपल्स किनकी हैं, एल्डोजेस की, ठीक है। अब एल्डोजेस के अंदर अगर 3 कार्बन्स हैं तो इट विल बी एल्डोट्रायोजेस। अगर 4 है तो टेट्रोजेस C4। अगर 5 है तो एल्डोपेंटोजेस। अगर 6 है तो एल्डोहेक्सोजेस। सिंपल। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसका क्या नाम, इसका क्या नाम, फॉरगेट दैट। 3 कार्बन एल्डोजेस, 3 है तो एल्डोट्रायोजेस, ठीक है। एल्डो के आगे आप उसका नंबर बता देंगे, एल्डोटेट्रोजेस, एल्डोपेंटोजेस, एल्डोहेक्सोजेस। तो 3 कार्बन के लिए अब ये आपके पास रहा पॉलीहाइड्रोक्सी है, ओके। तो ये देखो, एक OH एक H, OH H, और इस कार्बन के साथ भी H H OH। देख लिया मैंने कैसे लिखा। अब जितने भी आप कंपाउंड्स लिखोगे लास्ट वाले पे क्या आएगा, CH2OH। तो मैं इसको अलग अलग ना लिखकर आई विल राइट एज CH2OH, राइट। इसमें भी लास्ट वाले के ऊपर, चलो पहले इसकी बात करते हैं। तो ये रहे 3 कार्बन,
दिस इज C1, C2, C3 और इसका नाम क्या है? दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। अब एल्डोटेट्रोजेज 4 कार्बन्स के 2 एग्जांपल्स हैं, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। ठीक है, थ्रियोज। तो C1 के ऊपर CHO ग्रुप और लास्ट वाले के ऊपर क्या आएगा? CH2OH, टोटल 4 कार्बन्स। ठीक है, तो एक बार OH इधर, एक बार OH इधर, तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ इरिथ्रोज और थ्रियोज, दोनों का स्ट्रक्चर सेम। अच्छा, अब देखो इस कार्बन के साथ चारों तरफ अलग अलग कंपाउंड्स लगे हैं, इट मींस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि दो तरफ हाइड्रोजन। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट कायरल, क्योंकि दो तरफ इसके हाइड्रोजन है। लेकिन इस कार्बन के चारों तरफ अलग कंपाउंड, इस कार्बन के चारों तरफ अलग कंपाउंड, तो इसके पास ऑप्टिकली एक्टिव कितनी कार्बन्स हैं? 2, इसके पास 1। अब देखते हैं एल्डोपेंटोसिस। अगेन लास्ट में आप लगा देंगे CH2OH, यस इट इज विजिबल, लास्ट में लग जाएगा CH2OH। अब देखो इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, बन गया स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर किस किस का है? राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज एंड लाइक्सोज, LYXOSE। तो दिस इज एल्डोपेंटोसिस। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। जिस कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग अलग लगे हो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ एल्डोहेक्सोसिस, देखो लास्ट में क्या लग जाएगा? CH2OH। अब बीच की हमारे पास टोटल 6 कार्बन एटम्स, तो देखो OH, H, H, OH एंड नेक्स्ट OH, H, OH, H। अब देखो ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, उसके अंदर देयर आर प्रेजेंट 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स। ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं कि किसके अंदर कितनी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन्स है, ये आपको नोट करना है। तो ये किस किस का स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और मैनोज का। डन विद एल्डोसिस। अब देखो कीटोसिस, कीटोनिक ग्रुप हमेशा सेंटर में आता है, मतलब एटलीस्ट दोनों तरफ कार्बन होनी चाहिए, और बेसिकली ये टर्मिनल वाली कार्बन के नंबर 2 पे होगा। इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। दिस इज 1 2 3 4, यहां देखो 1 2 3 4 5, नंबर 2 पे, नंबर 2 पे। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कीजिए। कीटोट्रायोसिस, दिस इज कीटोट्रायोसिस, तो टर्मिनल के ऊपर CH2OH, टर्मिनल के ऊपर CH2OH। बहुत सिंपल है बच्चे इनके स्ट्रक्चर्स बनाना। तो इसका नाम क्या है? कीटोन है, कौन सा? एसीटोन, 3 कार्बन। ठीक है, 1 2 3, दोनों तरफ CH3 होता तो इट वाज एसीटोन। अब दोनों C के ऊपर क्या लगा है? CH2OH, दिस इज डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, यू कैन राइट इट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन सा कीटोन है ये? एसीटोन। डन। अब नंबर 4 है कीटोट्रायोसिस। नाउ एग्जांपल ऑफ कीटोट्रायोसिस, दिस इज इरिथ्रोलोज, इरिथ्रोलोज, और इसका स्ट्रक्चर देखिए, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। CH2OH, टर्मिनल वाले लिख लीजिए CH2OH, OH और H। अब देखो इसके अंदर यहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन यहां पे एक आ गई, दिस इज 1 कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट कीटोपेंटोसिस, दिस इज कीटोपेंटोसिस, 5 कार्बन, राइबोलोज एंड जाइलुलोज, ये उसके एग्जांपल्स हैं। टर्मिनल के ऊपर CH2OH, टर्मिनल के ऊपर CH2OH। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 कार्बन्स एंड दिस इज OH, OH, H, H। तो इसके अंदर आप देखो देयर आर प्रेजेंट 2 कायरल कार्बन्स। नाउ
वी आर लेफ्ट विथ कीटोहेक्सोसिस, देयर आर प्रेजेंट 6 कार्बन एटम्स। तो यहां लग गया CH2OH, यहां लग गया CH2OH। अब हमारे पास सिर्फ 3 कार्बन्स बची हैं, तो H OH 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 H H। तो ये इसके अंदर टोटल 6 में से 3 कार्बन्स हैं विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये आपके एल्डोजिस और कीटोजिस के डिफरेंसेस भी हो गए, उनकी एग्जांपल्स भी होगी, एंड टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स भी हो गया। सो हैव अ स्क्रीनशॉट क्विकली। ओके, अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डी एंड एल डेजिग्नेशन। जब आप लिखते हो स्मॉल एल एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, इट मीन्स डेक्स्ट्रो, दिस मीन्स लीवो, मीन्स this compound is rotating the plane polarized light to the right side. This is rotating the plane polarized to the left side. तो D को हम पॉजिटिव बोलते हैं, L को हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल t के साथ तो आप सिर्फ डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बताते हो, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते हो, बट कैपिटल D और कैपिटल L का क्या मतलब है। देखो, ये है हमारे पास लास्ट कायरल कार्बन जो कि प्रेजेंट है किसके साथ, CH2OH के साथ। अ मॉलिक्यूल इज असाइंड डी कॉन्फिगरेशन इफ OH group attached to the last chiral carbon adjacent to CH2OH group, adjacent to CH2OH group and last chiral carbon। अगर ये है राइट हैंड साइड पे, OH on right hand side, तो this is D, and if OH is on left hand side, it is L configuration. So simple, and irrespective of position of other groups, बाकी कोई कहीं पे भी हो, लास्ट कायरल कार्बन के अंदर अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो इट इज D, और अगर वो लेफ्ट पे है तो इट इज L। ये एग्जांपल है C3H6O6 मींस ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो ये रहा D ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये रहा L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये क्लियर। एग्जांपल मैंने दोनों में कॉमन लिखा है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट इट बी फ्रक्टोज। फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, इट इज हैविंग 6 कार्बन्स। ओके, अब देखो इसके दो स्ट्रक्चर कौन कौन से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। नंबर 2 के ऊपर इसके रहता है C डबल बॉन्ड O, इधर लगा है CH2OH, इधर लगा है CH2OH। ये तो अब आपको याद भी हो गया होना, CH2OH कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड O, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है, एल्डोकीटोसिस, सॉरी कीटोसिस, दिस इज कीटोहेक्सोसिस। तो यहां पे लास्ट वाले के ऊपर CH2OH। देखो मुझे पोजीशन देखनी है इन दोनों के ऊपर, दिस इज द लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन, उसकी पोजीशन के ऊपर मुझे देखना है OH H OH। बाकी ग्रुप्स का मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। H OH OH H, अब ये भी कायरल, ये भी कायरल, लेकिन ये वाली जो कार्बन है दिस इज लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है। अब इसके साथ अगर OH इधर लग जाए, नाउ इट इज ऑन राइट हैंड साइड, तो इट इज D। और अगर इसके लेफ्ट पे लग जाता है, फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं है, तो इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या है, L। समझ आई बात, दिस विल बी L। तो बहुत सिंपल सी बात है, D एंड L कॉन्फिगरेशन। अब देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ सम एल्डोहेक्सोसिस, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज। क्योंकि एल्डोहेक्सोसिस है तो सबके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप, नंबर 1 के ऊपर,
नंबर 6 के ऊपर CH2OH, दिस इज मस्ट। फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर यही कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज के अंदर OH H यहां रिवर्स कर दो और यहां दोनों एक साइड कर दो, सिंपल, ठीक है। HOH नेक्स्ट रिवर्स और उसके बाद में सेम जैसे। तो देखो दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन एडजेसेंट टू CH2OH, OH कौन सी साइड पे है? राइट हैंड साइड पे, तो दिस इज डी ग्लूकोज, राइट, दिस इज डी ग्लूकोज। ओके, गैलेक्टोज देखते हैं। गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर डिफरेंस कहां पे आएगा? सिर्फ C4 के ऊपर, डिफरेंस एट C4। तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 सेम, मतलब इधर OH इधर H, यहां C4 के ऊपर क्या था? इधर OH, अब यहां उल्टा हो जाएगा H OH OH H, बाकी सारा सेम, क्लियर। अब देखो मेनोज, मेनोज डिफर करता है ओनली एट पोजीशन C2, डिफरेंट एट C2 ओनली। तो C2 के ऊपर इधर था OH, इधर भी OH है, इधर हो गया H, इधर OH, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास OH OH H H OH H, ठीक है। H OH। तो अगर आप ग्लूकोज के साथ डिफरेंस एट C4 विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, अगेन विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज। सभी के अंदर 6 कार्बन एटम्स, बहुत सिंपल रहता है इनको लर्न करना, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। ग्लूकोज के अंदर दोनों OH एक साइड होते हैं और ऊपर लेफ्ट राइट, ठीक है। अब देखते हैं इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। चलिए अब बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आपने अपनी बुक्स के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ देखा होगा, बेंजीन टाइप, ठीक है। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचेंगे हम। ये मेरे पास ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर, यहीं से मैं आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज का डिफरेंस भी बताने वाली हूं, राइट। अब देखो होता क्या है, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। यहां पे हेमी एसिटल बनेगा C1 एंड C5 के बीच में। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहां से निकला H पॉजिटिव, किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास, और ये ऑक्सीजन इसके ऊपर रह गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो ये किसके पास जाएगी? कार्बन के पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेम स्ट्रक्चर मैं यहां बना चुकी हूं। लास्ट में क्या लगा है? CH2OH। कार्बन नंबर 1 इधर लगा है H और यहां अब क्या बन गया? OH। और कार्बन नंबर 1 और 5 दोनों के बीच में ब्रिजिंग किसकी हो गई? ऑक्सीजन की, सिंपल। अब बाकी क्या बचा? OH H OH, इधर H हो जाएगा, इधर OH इधर H, बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा, दोनों में डिफरेंस, पॉसिबिलिटी ये है, ये C डबल बॉन्ड O इधर को है, अगर ये C डबल बॉन्ड O मैं इधर को बना दूं, कोई फर्क नहीं। डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ इतना, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। C1 और C5 के बीच में ऑक्सीजन, CH2OH, ये जो साइकिल के अंदर हमारे पास 3 कार्बन्स बची हैं, OH H OH H OH H, और अब OH इधर और H इधर, राइट। अब ये OH on C1 is on left hand side, और उधर देखिए
OH, it is OH on C1 is at right hand side. ठीक है, और यहां पे कहां था, OH राइट पे था ना, तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज. जब ये राइट हैंड साइड पे है दिस इज कॉल्ड अल्फा. जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला ग्रुप आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला ग्रुप है राइट हैंड साइड पे, तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज. सिंपल. तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूं. इट इज बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है, इसको मैं सिंपली लिखूंगी डी ग्लूकोज, क्योंकि अभी इसमें अल्फा बीटा डिफरेंशिएट नहीं हुआ. अब इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6. यहां पे ऑक्सीजन. ठीक है, अब देखो ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. और जब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे इट विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो हर कार्बन की 4 वैलेंसीज होंगी, मैंने लिख ली. ओके, अब देखो C1, ये है कार्बन नंबर 1. इसमें एक तरफ H लगा है और एक तरफ OH लगा है. ठीक है, जो लेफ्ट में है ये ऊपर, जो इधर है वो नीचे. अब आ गया आगे सर्कल C2, जो सर्कल के बाहर है वो ऊपर, जो सर्कल के अंदर है वो नीचे. जो बाहर है वो ऊपर, जो अंदर है वो नीचे को लिखेंगे. इधर आया H, इधर आया OH. और अब यहां पे देखो इस कार्बन के साथ एक तरफ लगी है ऑक्सीजन, राइट, और यहां क्या लगा है H. ये H है ना इधर, तो ये बन गया CH2OH और एक तरफ क्या लगा है H, राइट. इसी तरीके से आप बीटा का भी स्ट्रक्चर बनाइए. ये लो, 1 2 कार्बन 3 4 और नंबर 5. ठीक है, तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज. कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5. अब देखो कार्बन नंबर 1 ये रही, इसमें H इधर और OH दूसरी साइड. तो H पहले लिखा है, इट विल बी रिटन अपर साइड, OH नीचे. नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोजन OH. ठीक है, नेक्स्ट बाहर है OH, नीचे H, देन H OH, उसके बाद CH2OH और साथ में क्या लगा है H. अब जरा मेरे को बताइए इन दोनों में फर्क क्या है. सारा कुछ सेम, सिर्फ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप. तो आप देखो बीटा के अंदर OH इज अपवर्ड इन बीटा और बीटा डी ग्लूकोज, और इधर OH इज डाउनवर्ड इन अल्फा. अल्फा डी ग्लूकोज. तो इस तरीके से हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. अल्फा और बीटा ग्लूकोज के अंदर फर्क सिर्फ इतना है OH का, क्योंकि ये OH 2 तरीके हो सकते हैं, या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में. अगर लेफ्ट में जाएगा तो अपवर्ड लिखा जाएगा, क्योंकि जो इधर है वो ऊपर लिखा जाएगा, और अगर वो राइट में जाएगा तो वो डाउनवर्ड लिखा जाएगा. नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन. देखो इसके अंदर एक वर्ड है म्यूटा. इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड म्यूटो, which means to change.
म्यूटो मीन्स टू चेंज। अब हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास दो तरह के ग्लूकोज हैं, एक है अल्फा डी और एक है बीटा डी। हम चाहे अल्फा को डिसॉल्व करें, हम चाहे बीटा को डिसॉल्व करें, डिसॉल्व होने के बाद दे एक्वायर एन इक्विलिब्रियम। आपको पता है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, आप इधर से स्टार्ट करें इधर से स्टार्ट करें, ये एक जगह पे प्रॉपर इक्विलिब्रियम बना लेंगे, ठीक है। दे स्लोली कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, अल्फा वाला बीटा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और बीटा वाला अल्फा में, और इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब अल्फा 36 रहेगा और ये 64, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली। तो जब हम अल्फा को डिसॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन, आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, स्पेसिफिक रोटेशन फॉल्स, कम हो जाती है जब तक उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, अ कांस्टेंट वैल्यू 52.5। और अगर हम बीटा फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, कहां तक, 52.5, क्योंकि दोनों तरफ से ही इक्विलिब्रियम आएगा। ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज, और ये रहा इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और आपको पता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर अल्फा कितना है 36% और बीटा कितना होगा 64%, ऊपर आपने लिखा है। तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन गया, ओके। अब ऐसा यहां पे क्या हुआ, दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फा से हम नोट करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक, डी ग्लूकोज की 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, और वो है प्लस 111, मींस इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, प्लस का मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है। और उधर देखो बीटा, बीटा की अपनी वैल्यू कितनी है, प्लस 19.2। तो जब इनको डिसॉल्व किया तो अल्फा डी की वैल्यू फॉल होनी शुरू हो जाएगी, इट स्टार्ट्स फॉलिंग, 111 से हो गई 52.5, और ये बढ़ना शुरू हो गई 19.2 से बढ़कर हो गई 52.5। क्यों हो गई, क्योंकि अब ये बन गया इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की अल्फा डी जो है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, it is a constant value of plus 52.5, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है। The spontaneous change in specific rotation, change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called mutarotation। या तो फॉल करेगी या राइज करेगी, कहां तक, अप टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट फ्रक्टोज के बारे में अब हम बात करेंगे, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज का एक सोर्स सुक्रोज भी है अलोंग विथ फ्रूट्स, फ्रूट्स में तो ये पाई ही जाती है, उसके अलावा सुक्रोज में भी मिलती है, ठीक है। कोई भी डाइसेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस करके फ्रक्टोज देगी, दैट इज सोर्स ऑफ फ्रक्टोज। अब देखो एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल टूटा तो उसमें से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का बना, दोनों बराबर, तो वो सॉल्यूशन having equal molecules of D-glucose and D-fructose is called invert sugar। तो हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज नोन एज इन्वर्ट शुगर, राइट, फॉर एग्जांपल सुक्रोज। तो ये जो इक्विमोलर मिक्सचर है दिस इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। अब हम फ्रक्टोज के जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिर साइक्लिक बनाते हैं। टोटल 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर CH2OH, नंबर 2 के ऊपर कीटोन, क्योंकि दिस इज कीटोहेक्सोज। लास्ट वाले के ऊपर CH2OH। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज 3 कार्बन्स, तो दे आर हैविंग
OH OH H OH H H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है दो तरह से बनेगा। एक 1 2 3 4 5 एंड 6, एक बनेगा C2 एंड C6 के बीच में जब ये फ्री स्टेट में है, और दूसरा बनेगा C2 एंड C5 के बीच में जब ये कंबाइंड स्टेट में आएगी। ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कहां से कहां, 1 2 3 4 5 एंड 6, C2 C6 ये ग्रुप तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेगा, और OH कहां से आएगा, यहां से। ठीक है, अब देखो मैंने इसको ऐसे खोल के लिख दिया, यही था ना CH2OH। ओके, और इधर CH2OH, फ्रक्टोज के अंदर यहां होता है H, इधर OH और इधर दोनों तरफ OH। ठीक है, अब देखो इधर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहां से निकला H पॉजिटिव और ये चला गया ऑक्सीजन के पास। इस ऑक्सीजन के ऊपर O नेगेटिव, तो ये जुड़ जाएगा जाके कार्बन के साथ। तो देखो यहां CH2OH, इधर CH2OH। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ इधर क्या बन गया, OH, इसका क्या बन गया, OH। ठीक है, और कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 2 और 6 दोनों के बीच में आ गई ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग, अंदर कितने कार्बन है, 3। तो देखो यहां पे OH H OH H OH H, और इसके साथ क्या लगे हैं, 2 H। ठीक है, अब ये OH है राइट हैंड साइड पे। ओके, अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर OH हम लगा देंगे इस, और बाकी स्ट्रक्चर C2 एंड C6 के बीच में ऑक्सीजन, बाकी सारा सेम, H H OH OH H OH H एंड H। डन। अब जिसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे गया, दिस इज अगेन अल्फा डी फ्रक्टोज, एंड इधर लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। सिस्टम सेम है क्योंकि यहां पे OH ऑफ कीटोनिक ग्रुप कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर OH ऑफ कीटोनिक ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड, इसलिए अल्फा ड्रग। ठीक है, अब देखो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां पे मैंने आपको पहले बताया 6 मेंबर्ड रिंग होगी जब ये फ्री स्टेट में है। ठीक है, तो पैरानोज रिंग बोलते हैं उसको, जैसे हमने ग्लूकोज में बनाई थी बिल्कुल सेम। ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है दिस इज पैरानोज। ठीक है, तो अब ये रही कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ओके, सभी कार्बन्स की 4 वैलेंसीज हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखो इधर है बीटा, बीटा का मतलब OH इधर लिखा है तो इट विल बी रिटर्न अपवर्ड, उसके बाद CH2OH, देन कार्बन नंबर 2 OH H, देन H OH H OH, और लास्ट कार्बन के साथ H एंड H। इसकी दोनों पोजीशंस के ऊपर, कार्बन 6 के ऊपर दोनों पोजीशंस के ऊपर लगा है H H। ठीक है, क्योंकि अब टोटल 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, नंबर उसको 1 देंगे जिसके ऊपर कीटोन लगाया हमने। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नंबर 2, यहां पे हम इसको 1 लेके चलेंगे कि रिंग के अंदर दिस इज 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स, और कार्बन नंबर 1 के साथ ये कार्बन लगी है। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ ये रहे 2 H, तो ये OH ऊपर, दिस इज बीटा डी। और अब देखो इधर अगेन दिस इज कार्बन नंबर 1, इसके
CH2 पहले लिखा है CH2OH और ये रहा OH, देन नेक्स्ट OH, नेक्स्ट HOH, नेक्स्ट HOH और यहां पे दोनों हाइड्रोजन्स, ठीक है। इधर OH अपवर्ड और इधर OH डाउनवर्ड, सो इट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब इसकी 5 मेंबर्ड रिंग देखते हैं। जब 5 मेंबर्ड रिंग होगी, फ्यूरानोज फॉर्म बोलते हैं इसको, फ्यूरानोज, ठीक है, फ्यूरान, इट इज 5 मेंबर्ड रिंग, यहां से डिराइव करेंगे। तो इसके अंदर फ्यूरानोज फॉर्म के अंदर कार्बन इन्वॉल्व है C2 एंड C5, 1 2 3 4 5, ये वाली मैंने ओपन करके लिख दी, ठीक है, पहले की तरह CH2OH। अब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, अब हाइड्रोजन जो है ये जाएगी यहां से और इट विल मूव टू हाइड्रोजन, ये गई कार्बन के पास और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जाएगी इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन गई ऑक्सीजन के पास, इट इज नेगेटिवली चार्ज और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज एंड इट विल गो टू कार्बन। तो देखो हमारे पास बाकी सारा कुछ सेम, सिर्फ कार्बन और इसकी बॉन्डिंग अब कौन सी आएगी, कार्बन नंबर 4, और इसको मैं लिख दूंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 CH2OH। अब ये वाला जो ऑक्सीजन था ये आ गया ब्रिचिंग पे, देख लीजिए बन के 5 मेंबर। इधर भी सिर्फ OH की पोजीशन चेंज हुई और ये दोनों कार्बन ब्रिचिंग पे, और ये रहा CH2OH। अब अगेन OH on left hand side, therefore beta D fructose, और इधर OH on right hand side, therefore alpha D fructose। अब इनकी 5 मेंबर रिंग बना देते हैं। ठीक है, and we will start with carbon number 1 from here, this is 1 2 3 4। अब इसके साथ ये लगा है OH, ये लगा CH2OH, then OH H, then HOH, उसके बाद एक तरफ है H, ठीक है, और एक तरफ है H और दूसरी तरफ क्या है CH2OH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। यहां देखें नंबर 1 के ऊपर अब OH आया डाउनवर्ड, CH2OH ऊपर है वो राइट हैंड साइड पे, OH नेक्स्ट OH H, देन HOH, उसके बाद CH2OH और उसके साथ क्या लगा है एक साइड H। तो ये रहे इनके 5 मेंबर्ड रिंग्स। ये कब यूज होंगे, व्हेन दे आर इन कंबाइंड स्टेट। इन कंबाइंड स्टेट फ्रक्टोज एग्जिस्ट एज 5 मेंबर्ड फ्यूरानोज रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज। अब देखिए डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। डाइसैकेराइड्स में सबसे सिंपल डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, C12H22O11। और आपको पता है सुक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इट फॉर्म टू मोनोसैकेराइड्स, दैट इज डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब the solution containing equal number of molecules of D-glucose and D-fructose, उसको क्या बोलते हैं, invert sugar। Now what is the meaning of invert sugar? आपको पता होना चाहिए what is inversion reaction, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। इन्वर्शन रिएक्शन में आप ये बताएंगे सुक्रोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सभी की स्पेसिफिक रोटेशन लिखिए। सुक्रोज की है 66.5 पॉजिटिव,
अल्फा डी ग्लूकोज की होती है 52.5, आपको पता है, इक्विमोलर मिक्सचर बन जाता है। और अल्फा डी फ्रक्टोज ये है लीवोरोटेटरी विद -92.4। तो ओवरऑल नेट क्या बना, शुरुआत की थी हमने 66.5 से, ये खत्म, डेक्स्ट्रो से स्टार्ट किया और ओवरऑल हमारे पास माइनस का 92.4 प्लस का 52.5, तो नेट क्या आया -39.9। You started with dextro and you ended with levo. So there is change in specific rotation from dextro to levo. Positive से negative हो गया, invert हो गया. This is called inversion reaction. The change in specific rotation of sugar from dextrorotatory to levorotatory after hydrolysis is called inversion reaction. Disaccharides. Di का मतलब two components. तो देखो ये तीनों का फॉर्मूला सेम, C12H22O11। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, इट गिव्स 2 यूनिट, वन इज ग्लूकोज एंड अदर इज फ्रक्टोज। माल्टोज देता है दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अल्फा डी, और लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, और ये देता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, राइट। एक चीज मैंने आपको बतानी थी, एनोमर्स। What are एनोमर्स? एक नंबर का क्वेश्चन मैंने किसी पेपर में पढ़ा था, एनोमर्स क्या होते हैं। देखो अल्फा और बीटा फॉर्म्स आप किसी की भी ले लो, अब मैं सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगी, ग्लूकोज की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहां पे OH और इधर लग गया H, इधर लग गया OH और इधर लग गया H, ठीक है। C1 और C5 के बीच में लग गई ऑक्सीजन, यहां लग गया CH2OH, CH2OH, C1 और C5 के बीच में ऑक्सीजन, और वी आर लेफ्ट विथ दीज टू, यहां पे OH H, देन OH H OH H, ऐसे ही था, OH H OH H OH H। अब मेरे को एक चीज बताइए, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस सिर्फ यहां पे है, एक में राइट साइड एक में लेफ्ट साइड। जिसमें राइट साइड को गया दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें लेफ्ट में आया इट इज बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों आइसोमर तो हैं, दीज आर आइसोमर्स बट नॉट इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स नहीं है। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। अब आप जरा दोनों को देखिए, कोई फर्क नहीं है सिर्फ इन दोनों का। तो क्या ये इसका मिरर इमेज है, ध्यान से देखो जरा, इज इट इट्स मिरर इमेज। मिरर इमेज होता तो इसके OH के सामने OH आता, इसके H के सामने H आता। आप समझ सकते हो मिरर इमेज का मतलब कि अगर ये मैंने लिखा है B तो आपको B ऐसे नजर आता है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। तो एनोमर्स क्या हैं, आइसोमर्स विच आर not enantiomers, which are not enantiomers are called एनोमर्स। तो ये है ग्लूकोज के दो एनोमर्स अल्फा एंड बीटा, ऐसे ही फ्रक्टोज के भी दो एनोमर्स अल्फा एंड बीटा। क्लियर? अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको इसका मिरर इमेज बना के दिखाने लगी कि अगर ये मिरर इमेज होता तो किस तरीके से होता। पहली चीज तो ये थी कि ये वाला बॉन्ड इधर को आ जाता, शीशे में ऐसे दिखाई देता, इधर OH तो इधर भी OH, और ये H इधर चला जाता, इधर H और इधर OH हो जाता, इधर H इधर OH और ये H इधर चला जाता। ये बन गए मिरर इमेजेस। लेकिन फिर तो ये गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो आप समझ गए एनोमर्स क्या है, आइसोमर्स विच आर नॉट इनेंशियोमर्स। अब देखिए
स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, तो पहले हम बात कर रहे हैं सुक्रोज की। सुक्रोज के अंदर होते हैं दो यूनिट, एक रहता है अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रहता है बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, ये मैंने दोनों लिख लिए। अब दिस इज अल्फा, इसका CH2, अल्फा डी ग्लूकोज OH, इट इज डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखिए यहां से H और इधर से OH, ठीक, ये आपस में कंबाइन किए, माइनस हो गया वाटर। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, देखना, और इधर ये रही इसकी रिंग और ये रही इसकी, ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ गए। यहां लगा है H, इधर लगा है CH2OH। बाकी सारी पोजीशंस आप अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को देख के भर सकते हैं। दिस इज H एंड CH2OH। ठीक है, ऐसे ही ग्लूकोज में देखो, इधर है H, इधर है OH, CH2OH H, then OH H H and OH, and this is the structure of sucrose. अब ये जो लिंकेज आई दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, द लिंकेज बिटवीन two monomer units or two monosaccharides is known as glycosidic linkage. ठीक है, इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेम माल्टोज, माल्टोज के अंदर होते हैं दो अल्फा डी ग्लूकोज। जब ये टूटता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये देखो यहां से वाटर रिमूव्ड, बस अब इनको क्लोज करके लिख दीजिए। तो मैं पहले इन दोनों का रफ स्ट्रक्चर बना लूंगी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, अल्फा अल्फा है, इस तरीके से जुड़ेंगे। बाकी सारी जगहों के ऊपर जो जो आपके पास लिखा हुआ है आप उसी को लगाएंगे। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, HOH, नेक्स्ट HOH, नेक्स्ट OH, अब यहां रहा H, CH2OH और इधर रहा H। नेक्स्ट आ जाइए, इधर है H, नेक्स्ट HOH, OH, H, then HOH, H, CH2OH. This is the structure of maltose. Clear? और इसके अंदर भी क्या आई? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, लिंकेज बिटवीन टू डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स और two monosaccharides it is known as glycosidic linkage। एक नंबर का आ जाता है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से बनते हैं डाइसैकेराइड। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? रिड्यूसिंग वो जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग वो जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ना दे। यहां पे रेडिश ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स आएंगे, यहां सिल्वर मिरर बनेगा, उधर कुछ भी नहीं होगा। इनके अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर देयर इज प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये रहा एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये उसका नेक्स्ट अल्फा। इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, या तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट। और एग्जाम्पल देखिए, सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, ऑल मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, जितने भी मोनोसेकेराइड्स को आप जानते हो, जितनों के भी आपने नाम लिखे, चाहे वो एल्डोट्रायोजेज हैं, टेट्रोजेज हैं, पेंटोजेज हैं या हेक्सोजेज हैं, सारे के सारे क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, और अगर मैं डाइसैकेराइड्स की बात करूं तो माल्टोज एंड लैक्टोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स,
और सुक्रोज इट इज नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इनके अंदर जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं ये वाला ग्रुप नहीं होता, इनके अंदर स्टेबल एसिटल और कीटल ग्रुप्स होते हैं, इनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी तो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट वो दे सकता है। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास सुक्रोज, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब देखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप है बट इट इज रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप होने के साथ साथ अल्फा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, एंड इट कैन एग्जिस्ट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम ओपन नहीं कर पाते, दे कैन नॉट बी ओपन टू हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, जबकि फ्रक्टोज में ये चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स के अंदर आ जाते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन्स, ठीक। तो देखिए स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, फॉर्मूला सभी का सेम, C6H10O5 N टाइम्स, सभी का, ग्लाइकोजन का भी सेम फॉर्मूला, ठीक है। पहले स्टार्च की बात करते हैं। आपको पता है स्टार्च इट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स एंड डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम कितना स्टार्ची फूड खाते हैं, हम पोटैटोज खाते हैं, हम स्वीट पोटैटो खाते हैं जिसको शकरकंदी बोलते हैं, देन हम राइस, व्हीट, मेज, कितने सारे जो भी हमारे फूड का पार्ट है, मेजर सोर्स दैट इज स्टार्च, ठीक है। सोर्सेस राइस, व्हीट, मेज एटसेट्रा। अब इसकी कॉम्पोजिशन देखिए, इसका मोनोमर, मोनोमर इज अल्फा डी ग्लूकोज, और इसके दो पार्ट होते हैं स्टार्च, इट हैज टू टाइप्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इट इज वाटर soluble, very important, water soluble component of starch, 1 mark question, that is amylose, and water insoluble component of starch it is amylopectin. ओके, इसकी कॉम्पोजिशन 15 to 20% एंड इट इज 80 to 85। ये लीनियर पॉलीमर है इस तरीके से, और ये ब्रांच्ड पॉलीमर है इस तरीके से। इसके अंदर होती हैं अबाउट 200 to 1000 यूनिट्स। एक जो भी इसका पॉलीमर बनेगा इट विल हैव लेंथी चेन्स 200 से 1000। और देखो ये जो लाइन है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और आपने अभी डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर देखा था, तो बॉन्डिंग कहां पे हो रही थी, फर्स्ट कंपोनेंट का C1 और नेक्स्ट वाले का C4। जब भी वो लीनियर जुड़ते हैं, मैं यहां बना के दिखा देती हूं आपको, देखो 1 2 3 4 5, यहां 6, 1 2 3 4, और यहीं से हो रही थी ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस वाज 1 and 4। जब लीनियर चलते हैं तो 1 4, और जब आपको क्रॉस लिंक देना है तो ऊपर वाले का, जैसे इसका 1 यूज होगा और इधर वाले का कौन सा यूज होगा, 6। ये वाला, ठीक है। तो ब्रांचिंग के लिए C1 C6 चलती है, और जो लीनियर है लीनियर के लिए C1 C4। तो इसमें लीनियर ही रहती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो लिंकेज होती है C1 और C4 के ऊपर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट चेन्स, छोटी छोटी बहुत सारी चेन्स इसमें जुड़ जाती हैं। आप कहीं से भी ब्रांच निकाल दीजिए, ऑफ 20 to 30 ग्लूकोज यूनिट, 20 से 30 के बीच में ही यूनिट्स होंगी, छोटी छोटी यूनिट्स मिलती जाएंगी। और लिंकिंग कहां पे होगी, क्योंकि ब्रांच्ड है तो C1 C4 ये लीनियर के लिए, और C1 एंड C6 ब्रांचिंग के लिए, जब क्रॉस ब्रांच होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेलुलोज, इसका मोनोमर है बीटा डी ग्लूकोज। ये बहुत जरूरी है, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों का अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन सेलुलोज का है बीटा डी ग्लूकोज, और इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी दैट विल बी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और होती कहां पे है, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है C1 C4, ठीक है।
then it consists of 300 to 2500 units of beta glucose units. तो it is a linear polymer. Then अब आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, जितना भी टोटल ऑर्गेनिक मैटर है लिविंग वर्ल्ड का 50% से ज्यादा उसमें सेलुलोज है. आप अपने घर में नजर मारिए, लकड़ी का फर्नीचर, एल्मीराज, जहां जहां वुड लगी है सेलुलोज. आप कॉटन यूज कर रहे हो घर पे, सेलुलोज. ठीक है, तो कहां कहां पे कौन सा परसेंटेज देखिए, ड्राई लीव्स के अंदर इट इज 20 अबाउट 10 to 20%, वुड के अंदर 50% और कॉटन इट हैज 90% सेलुलोज. इट डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट. ठीक है, दोनों के साथ ही टेस्ट नहीं देता. और सेलुलोज का मॉलिक्यूलर मास इट रेंजेस बिटवीन डन ग्लाइकोजन का मोनोमर यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च. और मैंने बताया था व्हेन वी आर फास्टिंग तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ब्रेन में, लिवर में. तो जब हमें जरूरत होती है, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी से ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज के यूनिट्स निकलते जाते हैं और बॉडी को फ्यूल की सप्लाई करते रहते हैं. देन इट इज ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड है. ठीक है, लीनियर भी होगा और बीच बीच में ब्रांचिंग भी रहेंगी, लेकिन इसकी ब्रांचिंग एमाइलोपेक्टिन से कम रहती है. ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर बट विथ शॉर्टर लेंथ एज कंपेयर टू एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोपेक्टिन से छोटा एंड इट हैज 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट्स. इसके अंदर 10 से लेके 14 तक ही ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं. तो ये थे पॉलीसेकेराइड्स. आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं. अब देखिए, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. दिस इज इट्स डेफिनेशन. ये मेरे पास हैं 2 अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स. हाउ दे विल कंबाइन? दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6. दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4. इसका 1 और इसका 4, C1 C4 लिंकेज. ठीक है, एक H और एक OH. वाटर रिमूव्ड. अब मैं यहीं पे अगला स्ट्रक्चर बनाने लगी. वाटर रिमूव हुआ तो अब यहां पे इनके बीच में बॉन्डिंग के लिए क्या बचा? ऑक्सीजन. सो दिस इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अल्फा के बीच में बनी अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अल्फा क्यों? इसका OH नीचे था ना, अल्फा. इसका OH नीचे है ना, अल्फा. तो दिस इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब ये दोनों मैंने बीटा लिखे हैं. बीटा ग्लूकोज, दिस इज बीटा ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज, दोनों ही डी हैं. ठीक है, अब देखिए, ये है C1 और इस वाले का 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों स्ट्रक्चर सेम. लेकिन अब वाटर ऐसे रिमूव हुआ, ये OH ऊपर है, राइट. तो ये लिंकेज किस तरीके से शो होगी? चलो मैं यहां बना देती हूं ऑक्सीजन, और मैं C1 बना रही हूं सिर्फ, बाकी मैं नहीं भरूंगी इनकी जो भी यहां पे लगे हैं. और इधर C4. ठीक, और अब ये इनके बीच में लिंकेज किस तरीके से बनी? क्योंकि ये बीटा है, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स हैं दोनों ही. तो इसका OH ऊपर और ये C4 वाले का तो नीचे. ये देखो, नीचे को ही है ना, सेम है दोनों स्ट्रक्चर्स. तो ये किस तरीके से जुड़ेंगे? ये नीचे को बॉन्ड, ये ऊपर को. तो ये लीजिए, इस तरीके से N बन जाता है और यहां पे V बन जाता है और यहां पे N. तो यहां कौन सी लिंकेज हुई? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सो आज के वीडियो में इतना ही. इट वॉज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई कुड गैदर. सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में. टिल देन, स्टे होम, stay safe and complete your notes.